Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to the Hindu analysis for today. We will cover the most important stories and their background right from the perspective of CLAT 2022. So let's get started. So the topmost updates for today: government moods changes to Forest Conservation Act. Then government promises probe into Pandora Papers. No state can deny 50,000 ex gratia for COVID deaths by Supreme Court. Drone-based vaccine delivery model launched, iDrone, and US duo win Nobel for temperature and touch. These are the 5 most important stories for today, and we'll have to do an in-depth analysis of them, not only in terms of what's in the news, but also the background and what kind of questions can be asked from each of these areas. We'll look at them in detail. Let's get started with the first one. Government moods changes to Forest Conservation Act. देखो हुआ क्या है. सबसे पहले व्हाट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. इट्स एन एक्ट विच केम इन 1980 टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, एंड इट हैज वेरियस प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. नाउ देयर द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड सर्टेन चेंजेस इन द एक्ट. द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू मेक अमेंडमेंट्स इनटू द एक्ट. ठीक है, क्या चेंजेस उन्होंने कहा है. पहले तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर कंस्ट्रक्शन, अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर फॉरेस्ट लैंड पे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो. अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्या प्रोविजन है कि यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ यू आर यूजिंग अ फॉरेस्ट लैंड फॉर एनीथिंग. ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड एब्सॉल्विंग एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, तो बेसिकली इन तरह के कामों में आपको, अगर आप फॉरेस्ट लैंड इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दूसरी बात कि अगर 1980 से पहले आपने कोई फॉरेस्ट लैंड एक्वायर किए, किसी भी पब्लिक बॉडी ने, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने 1980 से पहले कोई कोई फॉरेस्ट लैंड एक्वायर की है, तो अगेन उसको एग्जैम्पशन मिल जाएगी इसे इस्तेमाल करने के लिए. आज की तारीख में अगर ऐसी कोई बॉडी है तो उसे चार्जेस पे करने होते हैं, उसे पे करनी होती है जो भी कॉम्पनसेटरी लेवीज हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हो, चाहे वो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, अगर वहाँ से आपने फॉरेस्ट लैंड यूज़ किया आपको कहीं और जंगल लगाना पड़ेगा. इस तरह के प्रोविजंस है फॉर यूज़ ऑफ सच लैंड. ठीक है, तो 1980 से पहले की अगर आपने कोई फॉरेस्ट लैंड एक्वायर किया और वहाँ पर आप कोई नॉन फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन यू विल हैव टू पे और यू विल हैव टू डू compulsory afforestation somewhere else. But now these bodies can be exempted from such provisions. ऐसा उन्होंने प्रपोज किया है. तीसरा, उन्होंने ऑब्वियसली कुछ ऑफेंसेस, अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं कि जो अगेंस्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, तो उसके लिए उन्होंने प्रोविजंस डील किए हैं कि यू कैन गेट अ प्रिजन ऑफ अप टू ₹1 year. ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 1 year एंड मेक इट कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल. ठीक है, इसके अलावा आपको कॉम्पनसेटरी डैमेज भी प्रोविजंस उसमें हैं. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में प्रपोज किए हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जैसा मैंने बताया, 1980 में आया था. इट इज फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. गवर्नमेंट प्रोमिसेस प्रोब इनटू पेंडोरा पेपर्स. देखो, कल भी हमने पेंडोरा पेपर्स के बारे में बात की थी, कल ये न्यूज में आया था. ठीक है, तो ऑब्वियसली दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज के लोगों के नाम हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के भी नाम हैं. ठीक है, तो अपन आज पूरा बैकग्राउंड समझेंगे पेंडोरा पेपर्स का क्या है. बट बिफोर दैट जस्ट लुक एट द न्यूज़ कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है. गवर्नमेंट ने कहा है कि पेंडोरा पेपर्स की जांच की जाएगी. देयर विल बी अ मल्टी एजेंसी प्रोब. ठीक है, मल्टी एजेंसी प्रोब विल बी हेडेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. उसके अलावा आरबीआई होगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होगी, और इनके सबके ऑफिशियल्स जो हैं वो दे विल कीप अ टैब ऑन डेटा रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिन्होंने ये पूरा प्रोब रिवील किया है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा. गवर्नमेंट ने कहा कि पूरी जांच होगी और एक्शन लिया जाएगा. ठीक है, अभी तक ऑलरेडी 380 नेम्स एज पर इंडियन एक्सप्रेस, ऑलरेडी 380 नेम्स उसमें इंडियंस के आ चुके हैं. इनमें कुछ प्रोमिनेंट नाम है जैसे अनिल अंबानी, विनोद अडानी, जैकी श्रॉफ, नीता आडिया, सचिन तेंदुलकर एक्सेट्रा. तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल सारी जांच होगी एंड हुएवर विल बी फाउंड गिल्टी वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा हमने इस
already there is a law in place called Black Money Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act in 2015. तो गवर्नमेंट ने कहा था ऑलरेडी हम लोग इस तरह का लॉ आ चुके हैं कि अगर आपके अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स है किसी फॉरेन लोकेशन पे तो यू विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली. तो देयर इज ऑलरेडी अ लॉ इन प्लेस एंड वी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. ठीक है, अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. देखो पेंडोरा पेपर्स न्यूज में आ रहा है तो अपन पेंडोरा पेपर्स का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. ये चीज है क्या? तो इट इज बेसिकली अ लीक. ठीक है, 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए. और ये डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुए 14 ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से, जिसमें इसके ओनरशिप रिकॉर्ड्स थे उन लोगों के जिन्होंने ऑफशोर टैक्स हेवंस में और इवन लेजिटिमेट कंट्रीज लाइक सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूएई ऐसी कंट्रीज में भी शेल कंपनीज बनाई थी, मल्टी लेयर ट्रस्ट बनाए थे ताकि इनके जो इनकम है, इनके जो एसेट्स हैं उनको ये कंसील कर सकें और टैक्स से बचा सके. बेसिकली टैक्स इवेजन के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, टैक्स अवॉइडेंस के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे. और ये सारा डेटा इन डॉक्यूमेंट्स में है कि इसकी रियल ओनरशिप कहां तक जाती है. ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी देखो इसी तरह के लीक्स हमने कुछ टाइम पहले कुछ सालों में पढ़े, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स. ठीक है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ. अब इसमें क्या है कि बेसिकली जैसा मैंने बताया कि 380 मेंबर्स तो इंडियंस इसमें पाए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रोमिनेंट नाम है जो अभी हमने देखे हैं. ठीक है, ये रिपोर्ट पब्लिश की है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो धीरे धीरे फेजेस में ये रिपोर्ट पूरी तरीके से पब्लिश कर रही है. अब व्हाट इज ये, हम इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है क्या. तकरीबन 150 मीडिया हाउसेस से, इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क, और 150 मीडिया हाउसेस फ्रॉम एंड 600 जर्नलिस्ट हैव बेसिकली वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अबाउट 2 years टू ब्रिंग दिस रिपोर्ट टू अस. ठीक है, तो बेसिकली पेंडोरा पेपर्स के बारे में हमने समझा कि बेसिकली ये रिवील करते हैं उन शेल कंपनीज के बारे में, उन मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में जिनको बनाया गया, जिसके थ्रू जो दुनिया के काफ़ी रिच लोग हैं वो लोग अपने ब्लैक मनी को पार्क कर सकें ऑफशोर टैक्स हेवंस में, जहां तक टैक्समैन की नज़र ना पड़े. ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं. पेंडोरा पेपर्स के बारे में तो चलो जो भी डिटेल्स धीरे धीरे आती जाएंगे उस पर क्वेश्चन बनते जाएंगे, बट ये जो रिलीज किए रिपोर्ट वो किसने रिलीज किया? इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे. तो इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है क्या और क्या इसका हिस्ट्री रहा है. तो 1997 में चार्ल्स लुइस नाम के एक जर्नलिस्ट ने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था. इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क. तो इन्होंने क्या किया था कि जो ग्लोबल क्राइम्स हैं विच ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री, उनको स्टडी करने के लिए उन्होंने एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन किया जिसमें बाकी दुनिया के ग्लोबल मीडिया हाउसेस के साथ आप कोऑर्डिनेट करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो वेरियस क्राइम्स. तो इसके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में. एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे चार्ल्स लेविस, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के बारे में भी जानने को मिला था. तो करेंट डायरेक्टर जनरल इज जेरार्ड राइल, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेंडोरा पेपर्स. तो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए. Now, no state can deny 50,000 rupees ex gratia से सुप्रीम कोर्ट. तो देखो ये किस बारे में है. हमने अभी बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रिलीज की थी, बात की थी कि जो कोविड से लोग मरे हैं उनके लिए कॉम्पनसेशन देना चाहिए. फिर गाइडलाइंस आई और उन गाइडलाइंस में कहा गया कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है स्टेट डिज़ास्टर फंड से 50,000 रुपये पर पर्सन दिए जाएंगे. ठीक है, तो इस गाइडलाइन में एक शर्त थी कि जो डेथ है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए कि कोविड से हुई है. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक नया ट्विस्ट डालते हुए कहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड वायरस लिखा ही हो. ठीक है, इन केस अगर किसी ने कोविड से डेथ का क्लेम सबमिट किया है और उस केस में डेथ सर्टिफिकेट पे ये लिखा हुआ नहीं है कि डेथ जो है वो ड्यू टू कोविड हुई है, तो बहुत आसानी से आप हॉस्पिटल रिकॉर्ड से पता कर सकते हो. जो भी इनकी कमिटीज़ हैं, इस केस में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ होंगी जो ये इंश्योर करेंगी, जो ये चेक करेंगी कि एक्चुअली जो क्लेम है वो वैलिड है या नहीं. तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कमिटीज़ हैं ये इजीली हॉस्पिटल रिकॉर्ड से पता लगा सकती हैं कि डेथ जो है वो कोविड की वजह से हुई थी या नहीं हुई थी. तो इवन इन केस किसी वजह से उनके पास डेथ के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, किसी वजह से उनके सर्टिफिकेट पे ये नहीं लिखा हुआ है कि डेथ जो है वो कोविड की वजह से हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कॉम्पनसेशन ना दें. ठीक है, आप एक बार हॉस्पिटल से पता करें. इस केस में जो लोगों के जेन्युइन क्लेम्स हैं एटलीस्ट वो लोग उसका नुकसान उनको नहीं होने से. ठीक है, तो गाइडलाइंस मैंने आपको पहले भी बताई थी
कि 50,000 रुपीज़ पर पर्सन मिलेगा। इसमें जिनकी कोविड से डेथ सबसे पहले हुई थी तब से लेकर के इवन अभी भी अगर किसी की कोविड से डेथ हो जाती है तो इसकी कोई एंडिंग डेट अभी तक नहीं है, अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन। जब तक कोविड से डेथ होती रहेगी 50,000 रुपीज़ पर पर्सन का कंपनसेशन मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि इन केस कोविड डायग्नोज होने के 30 डेज के अंदर किसी ने सुसाइड किए तो उसको भी ये कॉम्पनसेशन मिलेगा। पैसा कहाँ से मिलेगा? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से। कौन पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एवरीथिंग इज बीइंग डन अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। एंड क्लेम वुड बी सेटल्ड विद इन 30 डेज। इसमें एक इंटरेस्टिंग और अच्छा स्टेप ये भी लिया गया है कि जिस दिन आपने क्लेम सबमिट किया उसके 30 दिन के अंदर आपको पैसा मिलना चाहिए। एंड मनी विल बी डिसबर्स्ड वाया बैंक ट्रांसफर्स, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में, आधार लिंक बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए, अभी मणिपुर में एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, आई ड्रोन। आई ड्रोन स्टैंड्स फॉर ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। बेसिकली हमने क्लासरूम्स में भी आप में से काफ़ी लोगों से मैंने ड्रोन रूल्स के समय जब बात की थी तो हम लोगों ने ड्रोन डिलीवरी के बारे में बात की थी कि ड्रोन्स के थ्रू सामान डिलीवर होगा। और उसी कड़ी में ये एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जिसमें मणिपुर में ड्रोन्स के थ्रू वैक्सीन्स डिलीवर की गई। 900 डोजेज मणिपुर में डिलीवर की गई, ठीक है। ऑन ग्राउंड डिस्टेंस 25 से 30 किलोमीटर था जिसे 15 मिनट में कवर कर लिया गया एरियली हवा में, ठीक है। और वैक्सीन्स जो है वो पहुंच पाई। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। देखो, इसके रेमिफिकेशंस बहुत सारे हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि रिमोट लोकेशंस में जहाँ पे टफ टेरेन्स हैं, जहाँ पर गाड़ियों का जा पाना मुश्किल है, वहाँ पर आप ड्रोन्स के थ्रू बहुत आसानी से डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च आई ड्रोन का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। कोविड वैक्सीन्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे पहले इनॉग्रेशन 900 डोजेज मणिपुर में किया गया। लेकिन अभी फिलहाल किन जगहों पर ड्रोन डिलीवरी इस मॉड्यूल के तहत की जाएगी? 3 लोकेशन शॉर्टलिस्ट की है, मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार, ठीक है। मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार में वैक्सीन्स की डिलीवरी हॉस्पिटल्स तक ड्रोन्स के थ्रू की जाएगी। उससे पहले एक स्टडी की गई थी IIT कानपुर के साथ, ICMR ने मिलकर के टेस्टिंग की थी जिसमें पाया गया था कि हाँ, ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरी सेफ है। और उसके बाद ही फिर ये पायलट लॉन्च किया गया मणिपुर में। और अब मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार को इनिशियल लेवल पे शॉर्टलिस्ट किया गया है जहां पर ये आई ड्रोन मॉड्यूल के थ्रू डिलीवरीज की जाएंगी। अच्छा देखो, नोबेल प्राइज पे आज न्यूज आई। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन डिक्लेयर हुआ और US से 2 साइंटिस्ट को मिला है ये, ठीक है। दोनों साइंटिस्ट डेविड जूलियस और आडम पेटापुटियन, ठीक है। अब इनको क्यों मिला ये जो नोबेल प्राइज है वो मेडिसिन की फील्ड में मिला है, इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने रिसेप्टर्स की खोज की है जो टेम्परेचर और टच को सेंस कर सकते हैं। बेसिकली जो टच को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हैं, आप सोचे सेंस, ठीक है, तो जिससे हमें गर्म का, ठंडे का, बर्निंग सेंसेशंस का, इन सब चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। It helps us to understand how heat, cold and mechanical force can initiate the nerve impulses। तो कैसे हमारे माइंड तक वो सिग्नल्स जाते हैं कि कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ हार्ड है, कोई चीज़ सॉफ्ट है, ठीक है। तो टेम्परेचर और टच बेसिकली इसको इनके रिसेप्टर्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसकी मेडिकल वर्ल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशंस है। इससे काफ़ी बीमारियों का सॉल्यूशन हो पाएगा, इंक्लूडिंग क्रॉनिक पेन की हमारी बॉडी कैसे पेन महसूस करती है, ठीक है। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है और नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। अब देखो, वन थिंग इज कि किसे नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिला, ठीक है। अनदर थिंग इज कि नोबेल का बैकग्राउंड क्या, नोबेल प्राइज है क्या, कब शुरू हुआ, क्यों दिया जाता है, किन फील्ड्स में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, इंडिया से किसको मिला है, इस तरह का थोड़ा बैकग्राउंड अपन समझते हैं। तो नोबेल प्राइज एक स्वीडन के बड़े फेमस साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था। उनकी विल से नोबेल प्राइज दिया जाता है। उनकी डेथ के बाद उनकी विल से उनके पास जो भी एसेट्स थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसे नोबेल प्राइज दिया जाए, जो कि एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी हो। अब उसमें उन्होंने कौन सी फील्ड्स का जिक्र किया था कि किन एरियाज में नोबेल प्राइज देना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इन 5 एरियाज का जिक्र अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। मैं फिर बता देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। इनमें से अभी हमने देखा कि मेडिसिन का अवार्ड अनाउंस हुआ है और थोड़े समय में बाकी अवार्ड्स भी अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये विल उन्होंने एस्टैब्लिश की थी 1895 में और पहली बार नोबेल प्राइजेस दिए गए 1901 में। ठीक है, 1968 में एक और डेवलपमेंट हुआ, जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उन्होंने इकोनॉमिक्स का नोबेल, या मान लीजिए इकोनॉमिक्स में एक प्राइज अनाउंस किया, प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेस, जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया गया। इसे हम कुछ हद तक इकोनॉमिक्स का नोबेल ही कहते हैं। ठीक है, तो इन 1968 स्वेरिगस रिक्सबैंक व्हिच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन एस्टैब्लिश्ड द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। इट वाज अवॉर्डेड इन 1969। तो बाकी नोबेल प्राइजेस कब शुरू हुए थे? 1901 में। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कब शुरू हुआ? 1969 में। ठीक है, तो सारे नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं स्टॉकहोम इन स्वीडन, मगर जो नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है वो ओस्लो में दिया जाता है इन नॉर्वे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखो ये लिस्ट आप देख पा रहे हो, ये वो इंडियंस हैं जो या तो हिंदुस्तान में पैदा हुए या इंडियन ओरिजिन के लोग थे, या जो इनको हिंदुस्तान में रहते हुए नोबेल मिला बाय एनी कनेक्शन, जो हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला 1913 में। फिर सीवी रमन फिजिक्स 1930, हरगोबिंद खुराना इन मेडिसिन इन 1968, देन मदर टेरेसा फॉर पीस इन 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स 1983, अमर्त्य सेन इन इकोनॉमिक्स 98, वीएस नायपॉल इन लिटरेचर इन 2001, वेंकी रामकृष्णन इन केमिस्ट्री 2009, कैलाश सत्यार्थी इन पीस 2014 एंड अभिजीत बनर्जी जो कुछ समय पहले इकोनॉमिक्स में 2019 में मिला था। ठीक है, तो दीज आर द पीपल हु हैड सम काइंड ऑफ इंडियन कनेक्शन, इफ सम ऑफ देम वर इंडियंस, प्रॉपर इंडियंस, एंड सम ऑफ देम हैड सम काइंड ऑफ इंडियन कनेक्शन एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये एक थोड़ा बहुत बेसिक बैकग्राउंड, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको नोबेल प्राइज के बारे में भी पता होनी चाहिए। अब जो है बात आती है हमारे Q&A राउंड पे। ये तो स्टोरीज पे हमने बात की। ठीक है, देखो मैं प्रोमिनेंट स्टोरीज पे फोकस कर रहा हूं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरा जब आइडिया ये है कि आपसे जहां पर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप दैट यू गाइज आर गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर्स नाउ। माय क्वेश्चन फॉर यू जो येस्टरडे वॉज कि येस्टरडे हम बात कर रहे थे फिलीपींस के बारे में कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटर्टे ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो मैंने आपसे पूछा था फिलीपींस के बारे में कि फिलीपींस की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और कौन से अवार्ड को एक्स फिलीपींस प्रेसिडेंट के नाम पे दिया जाता है। और काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलीपींस पीसो, और जिस अवार्ड की मैं बात कर रहा था वो था रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड, जिन्हें थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, अब आज हमने नोबेल प्राइजेस के बारे में बात की है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन से अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। आई रिपीट माय क्वेश्चन, कौन से अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है जिसे सिर्फ एशियंस को दिया जाता है। अगेन यू कैन टाइप इन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी टू इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट टुमारो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।